प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो पॉइंट चल रहा था संवाद सेतु। हमारा जो व्याकरण का टॉपिक चल रहा था संवाद सेतु, उसमें हमने 2 लेसन पढ़ लिए थे। आज तीसरा लेसन है साक्षात्कार की कला। यह भी विद्यार्थियों हमारी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। विद्यार्थियों, साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार जो है वो अंग्रेजी में इसको इंटरव्यू कहा जाता है। और साक्षात्कार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व की जो जानकारी प्राप्त करने की हमारे अंदर कला होती है, वही साक्षात्कार कहलाता है। दूसरी परिभाषा अगर अपन देखें, पहली परिभाषा में हमने देखा कि किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व की जानकारी प्राप्त करने की जो कला है वह साक्षात्कार कहलाती है। दूसरी परिभाषा में हम देखते हैं कि साक्षात्कार से तात्पर्य आमने सामने बैठकर किसी विषय या व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी लेना है। तो अब आगे हम बात करते हैं साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला। पहला है साक्षात्कार देने वाला, दूसरा है साक्षात्कार लेने वाला। विद्यार्थियों, साक्षात्कार देने वाले को दाता कहा जाता है और साक्षात्कार लेने वाले को कर्ता के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि साक्षात्कार जो देने वाला है वह दाता कहलाता है और साक्षात्कार लेने वाला जो है उसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। अब बात आती है साक्षात्कार के प्रकारों की। तो विद्यार्थियों, साक्षात्कार के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं हम साक्षात्कार के प्रकारों की। साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। साक्षात्कार के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वह होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। नंबर 1 जो है वह है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। पहला जो हमने पढ़ा वह है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। अब देखो, बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार जो होता है उसकी हम परिभाषा देखते हैं कि ऐसे साक्षात्कार जो नौकरी हेतु आवेदन करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, उनकी योग्यता को परखने हेतु लिया जाता है, वह कौन सा साक्षात्कार कहलाता है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। दूसरा जो साक्षात्कार है वह है जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। दूसरा है जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। तो हमने देखा
कि साक्षात्कार दो प्रकार हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार और दूसरा हम देख रहे हैं जन संचार माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार। तो जन संचार माध्यमों उपयोगी जो साक्षात्कार होते हैं उनकी हम परिभाषा देखते हैं कि वे साक्षात्कार जो रेडियो, टेलीविजन या फिर समाचार के लिए पत्रकार या संपादक लोग लेते हैं, इन्हें हम माध्यमोपयोगी साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की परिभाषा हमने देख ली कि साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार, जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। और किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो भी व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की संपूर्ण जानकारी ही साक्षात्कार कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आगे विद्यार्थी हम बात करते हैं कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता का मतलब होता है साक्षात्कार लेने वाला। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में गुण, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उन गुणों का अपन वर्णन करते हैं। नंबर 1, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में विनय, संवेदनशीलता, साहस, धैर्य, कूटनीति, मनोविज्ञान का ज्ञान व व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा। तो हम बात करते हैं कूटनीति की। कूटनीति एक मुख्य गुण उनका होता है, सहनशीलता भी उनका मुख्य गुणों में आता है। तो विद्यार्थियों जो कूटनीति होती है उसका मतलब होता है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब है कि अपना काम भी सही तरीके से हो जाए और किसी दूसरे को नुकसान भी ना पहुंचे। तो साक्षात्कारकर्ता में कर्ता के जो गुण हैं उनमें दूसरा गुण अपन देखते हैं कि वह जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है उसको गहन समझ उसमें होनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेने जा रहा है, जिस व्यक्ति या कि जिस विषय का वो साक्षात्कार लेने जा रहा है उसमें उससे संबंधित गहरी समझ उसमें होनी चाहिए। तीसरी जो विशेषता है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि उसे दाता के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो साक्षात्कार लेने जा रहा है उस व्यक्ति को साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के विषय में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है वह यह है कि जहां तक हो सके जो भी हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, जहां तक हो सके उस साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो दाता से समय समय पर उसको नोट्स भी लेते रहना चाहिए। तो ये हमने देखा कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो साक्षात्कार है ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस प्रकार से कार्य करता है, या प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। पहला जो पॉइंट है वह है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिंट मीडिया का नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है अखबार। प्रिंट मीडिया में आता है, प्रिंट मीडिया को हमने पहले भी बात की थी, प्रिंट मीडिया को मुद्रित मीडिया के नाम से भी जानते हैं। उसमें अखबार, पैम्पलेट्स, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। तो विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार को लिखना पड़ता है।
क्योंकि ये एक मुद्रित माध्यम है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। नंबर 1 जो बात अपन पढ़ेंगे वो यह, नंबर 1 जो बात अपने को याद रखनी है वह ये याद रखनी है कि प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार को लिखना पड़ता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं उसमें दाता और कर्ता के हाव भाव, शारीरिक गतिविधियां और वेशभूषा का कोई भी महत्व नहीं होता है। दूसरा जो हमने पढ़ लिया इसमें कि प्रिंट मीडिया का जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा उसमें दाता और कर्ता के हाव भाव का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरी जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, पहले में हमने पढ़ा कि अखबार वगैरह जो है ये प्रिंट मीडिया का भाग है। दूसरे में हमने पढ़ा दाता और कर्ता जो है उसके हाव भाव, चाल चलन, इसमें इसका कोई महत्व नहीं होता है। तीसरी जो बात है वो ये है कि साक्षात्कार जो होता है वह तुरंत पाठकों तक भी नहीं पहुंचता है। मुद्रित करने से पूर्व साक्षात्कार में सुधार करने की पूरी संभावनाएं होती हैं। जो चौथी बात है वो ये है कि इसमें समय सीमा का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। समय सीमा का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें समय सीमा का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की चौथी विशेषता का। अब पांचवी विशेषता में अपन देखते हैं कि इसमें जो प्रश्नावली होती है उसके माध्यम से दाता से साक्षात्कार लिया जाता है। प्रिंट मीडिया में प्रश्नावली के माध्यम से दाता से साक्षात्कार लिया जाता है। छठवां हम देखते हैं कि इसमें दाता व कर्ता का आमने सामने होना भी कोई आवश्यक नहीं है। सातवें में अपन इसकी शैली के बारे में विचार करते हैं कि इसकी जो शैली है वह वर्णनात्मक और कथात्मक होती है। तो विद्यार्थियों, प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार में हमने 7 पॉइंट देखे। 8वां जो पॉइंट है, इसमें जो 8वां पॉइंट है उस पॉइंट में अपन देखते हैं कि साक्षात्कार के आरंभ व समापन पर अभिवादन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमने 8 पॉइंट जो देखे वो प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार लिखते समय हमें उनका अनुसरण करना चाहिए या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हमें साक्षात्कार लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम हमारे मन मस्तिष्क में आते ही हमारे मन मस्तिष्क में रेडियो और टेलीविजन भी आता है। रेडियो और टेलीविजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाग होते हैं। रेडियो कौन सा साधन है? श्रव्य संचार माध्यम। और टेलीविजन है श्रव्य दृश्य संचार माध्यम। इसमें साक्षात्कार लेना भी थोड़ा सा अलग सा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है रेडियो और टेलीविजन। रेडियो जो है वो श्रव्य संचार माध्यम है और टेलीविजन जो है वो श्रव्य दृश्य संचार माध्यम है। सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार लेते समय नंबर 1 जो बात ध्यान रखनी होती है वह यह होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार में तकनीकी पक्ष का विशेष महत्व है। तकनीकी पक्ष, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है उसमें पहला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार लेते समय हमें टेक्नोलॉजिकल यानी कि टेक्नोलॉजी पक्ष का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार लेते समय बात करेंगे तो दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे आवाज की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा एवं स्थिति जो कि टेक्नोलॉजिकल पक्ष में आते हैं, तकनीकी पक्ष में आते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है रेडियो जो है
वो श्रव्य संचार माध्यम है, रेडियो जो है वो श्रव्य संचार माध्यम है, और रेडियो के लिए साक्षात्कार में हाव भाव आदि का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। चौथी जो विशेषता है वह है टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन जो है वह श्रव्य दृश्य माध्यम है। अब टेलीविजन के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है उसमें भी जैसे रेडियो के लिए साक्षात्कार अपन लेते हैं तो उसमें हाव भाव आदि का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन टेलीविजन जो कि एक श्रव्य दृश्य माध्यम है इसमें हाव भाव आदि का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पॉइंट की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहला हमने देखा कि तकनीकी पक्ष का विशेष महत्व होता है। दूसरा हमने देखा, दूसरी विशेषता में हमने देखा कि रेडियो जो होता है, रेडियो के लिए श्रव्य संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो जो है एक श्रव्य संचार माध्यम है और इसके लिए साक्षात्कार लेते समय जो साक्षात्कार करता होता है वो उसमें जो साक्षात्कार करता होता है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें हाव भाव वगैरह का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन टेलीविजन जो है जो कि श्रव्य दृश्य माध्यम है इसमें हाव भाव वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। पांचवें नंबर की जो विशेषता है वो यह है कि ऐसे साक्षात्कार में प्रश्नोत्तर छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। और छठवीं जो विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जो छठवीं विशेषता है वह है कि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपर्क किया जाता है, लाइव आदि के माध्यम से भी साक्षात्कार लिया जाता है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वह है साक्षात्कार का इतिहास। साक्षात्कार का इतिहास। विद्यार्थियों, हमें सबको पता है कि इतिहास का मतलब होता है जो बीत चुका, जो समय बीत गया है। तो हम इसमें देखते हैं साक्षात्कार का इतिहास। भारत में साक्षात्कार का प्राचीन रूप क्या रहा, इसके विषय में अपन चर्चा करते हैं कि हमारा जो देश भारत है, इस भारत देश में जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, उसका प्राचीन रूप क्या रहा। तो नंबर 1 पे आता है कि भारत में संवाद को साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। हमारा देश जो भारत है, भारत में संवाद को साक्षात्कार का रूप माना जाता है। साक्षात्कार का रूप माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न भी कर लिया जाता है कि भारत में साक्षात्कार का कौन सा रूप माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कि भारत में संवाद को ही साक्षात्कार का रूप माना जाता है। और हमारे देश में जो संवाद होता था, यानी कि प्राचीन समय में आज जो हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में इसको संवाद के नाम से बताया जाता था। उन संवादों में एग्जाम्पल के लिए जो है वह है मरणासन रावण को लक्ष्मण का संवाद। नंबर 1 है मरणासन रावण को लक्ष्मण का संवाद। दूसरे नंबर पे है, पहला हमने देखा कि मरणासन रावण को लक्ष्मण का संवाद है। दूसरा है भीष्म युधिष्ठिर संवाद। भीष्म युधिष्ठिर संवाद। तो तीसरा है कृष्ण अर्जुन संवाद। चौथा है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। आगे है गौतम सत्यकाम संवाद आदि। साक्षात्कार के ये जो सारे के सारे हैं ये प्राचीन रूप माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने साक्षात्कार की कला, जो कि हमारे एग्जाम में भी 2 नंबर का आता है, उसके कुछ बातें हमने पढ़ी। आगे इसी टॉपिक के बारे में फिर से अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।